Hello students, I am Dr. नीलम शर्मा. वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट्स. तो आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है टीचर एजुकेशन. हमारी यूनिट चल रही है और टॉपिक हमारा जो है मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन. हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन और इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन. क्या है? नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन. ये हम इसमें आज पढ़ा रहे हैं मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन में. तो स्टूडेंट्स, टीचर एजुकेशन का 6th लेक्चर है टीचर एजुकेशन के ऊपर. 4th यूनिट हमारी चल रही है. तो स्टूडेंट्स, नॉलेज क्या होती है? नॉलेज किसे कहते हैं? अगर आपको ये कहा जाए कि आप बताइए, अगर आपके सामने ये बात कही जाए कि बताइए कि ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, तो 2-3 लाइनों में बताइए. अगर मैं आपसे पूछूँ, ये प्रश्न पूछूँ, तो स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे? सोचिएगा जरूर, आप क्या कहेंगे अगर मैं पूछती आपसे कि नॉलेज किसे कहते हैं, है ना? तो 2-3 लाइन में बताइए. तो किसी अनुभव, क्या कहते हैं? ज्ञान किसी अनुभव, शिक्षा या अभ्यास या एक्सपीरियंस, है ना? अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के द्वारा या प्रैक्टिस के द्वारा या फिर शिक्षा के द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? जो वो प्राप्त करते हैं कि जो समझ प्राप्त करते हैं, इनके द्वारा जो हमें समझ मिलती है उनको हम क्या कहते हैं? ज्ञान. क्या कहते हैं? समझ, परिचितता या एक्वेंटेंसेस या फिर अवेयरनेस ऑफ थिंग्स, है ना? तो उनको क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं ज्ञान. जिसमें हम क्या करते हैं? क्या ज्ञान कहते हैं. और जिसमें हम करते हैं तथ्यों, सूचनाओं, अवधारणाओं, धारणाओं, कॉन्सेप्ट, है ना? तथ्यों, सूचनाओं, कौशलों, अवधारणाओं, धारणाओं, इन सब की जो है नॉलेज गेन करते हैं, तो इसको कहते हैं ज्ञान. ठीक है, ये तो हो गया नॉलेज. अब बेस, नॉलेज बेस क्या है? ये तो नॉलेज हो गई. अब नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है? नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन है नॉलेज बेस. अब नॉलेज बेस का क्या मतलब है? नॉलेज बेस इंप्लाइज नॉलेज ऑफ ए टीचर अलोंग विद हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विच फॉर्म बेसिस फॉर डीलिंग विद स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, है ना? डेली जो क्लासरूम इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ, वो उसके साथ होना चाहिए. इन टीचर एजुकेशन इट गिव्स इंसाइट रेलिवेंट फॉर टीचर एजुकेशन. ये सब चीज़ें क्या देती हैं? डीप इंसाइट देती हैं इनटू टीचर एजुकेशन में. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू डेवलप स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस इन टीचर एजुकेशन, या मतलब ये अगर एक एजुकेटर को अपना नॉलेज बेस एज ए टीचर, है ना, एजुकेटर को डेवलप करना है, तो उसे क्या करना होगा? उसे करना होगा रिफ्लेक्टिव टीचिंग में महारत हासिल करनी होगी, उसमें अपने आप को दक्ष बनाना होगा. और जो रेगुलर जो हमारे वो होते हैं पार्टिसिपेट्स इन कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, है ना, अदर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इनमें उनको भाग लेना होगा. इस तरीके से उनका नॉलेज जो बेस है वो उनका मजबूत होगा. ठीक है. अब एक टीचर शुड नो, क्या जानना चाहिए टीचर को? क्या जानना चाहिए? नॉलेज ऑफ लर्नर एंड देयर डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट. कि नॉलेज ऑफ लर्नर, नॉलेज होनी चाहिए लर्नर की. लर्नर किस लेवल का है, ये उसको ज्ञान होना चाहिए टीचर को कि लर्नर किस लेवल का है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है ना? इस तरह के क्वेश्चंस को समझ में आने चाहिए. फिर डेवलपमेंट सोशल, उनका सामाजिक संदर्भ क्या है, वो किस सामाजिक परिवेश से आए हैं, इन सब की एक टीचर को नॉलेज होनी चाहिए. फिर है लर्निंग एंड लैंग्वेज, और भाषा की विभिन्नता है हमारे देश में, तो उनकी भाषाओं का भी समझ में आना चाहिए कि बच्चा किस भाषा का है. ठीक है. ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से होगी? किशोरावस्था के बच्चे के साथ किस तरह से ट्रीट करना है. थोड़े छोटे बच्चे हैं, जो एडोलसेंट्स है, जो थोड़े उनसे बाल्यावस्था के बच्चे हैं, उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, ये सब कभी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी उसको नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग गोल. नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अब सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं टीचर? सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके मैटर का उनको ज्ञान होना चाहिए. और लर्निंग गोल्स, और उनके लर्निंग गोल क्या है, क्या सिखाना है. मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी को पढ़ाने का आपका गोल क्या है, क्या उद्देश्य है आपके? कि बच्चे को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, उसको रीडिंग आनी चाहिए, उसको जो है ना,
क्वेश्चन आंसर छाटने आने चाहिए हिंदी, मतलब उसमें से या पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए, उसकी हिंदी व्याख्या ट्रांसलेशन आना चाहिए। इस तरीके से आपको लर्निंग गोल निश्चित करेंगे और जो है सब्जेक्ट मैटर का ध्यान रखेंगे। एजुकेशनल गोल और गोल का पर्पज ये मैंने आपको बता दिया। और एजुकेशन की आप एजुकेशन में एजुकेशनल पर्पज क्या है, शैक्षिक दृष्टि से वो आपको क्या, आप क्या सिखा रहे हैं, वो कंटेंट सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट पाठ्य वस्तु का सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। और एक नॉलेज ऑफ टीचिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब थर्ड में क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, नॉलेज ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट, टीचिंग ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मान लीजिए हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में हमें क्या पढ़ाना है, इंग्लिश में पोएम पढ़ानी है, पोएम पढ़ाई आपने, उसमें बताया कि इसमें जो है आप जो है महत्वपूर्ण वर्ड छांटिए, सिमिली बताइए, मेटाफर बताइए, इस तरीके से हम उनको मेटाफर बताइए और बताइए इसमें क्या नाम है, पोएट क्या कहना चाह रहा है ना, ऐसे एक्सप्लेनेशन उसके हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए। इस तरीके से कंटेंट नॉलेज, उस कंटेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। और टीचिंग ऑफ डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की विभिन्न नीड्स होती हैं। कोई बच्चा किस तरीके से पढ़ता है, कोई बच्चा बहुत देर तक रटता है, एक ही चीज़ को बहुत देर तक दोहराता है, कई बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। तो डाइवर्स नीड्स होती है स्टूडेंट्स की, तो उनका भी उन्हें नॉलेज होना चाहिए टीचर को। इंक्लूसिव एजुकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट बच्चों का शोर न मचाने के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने की बच्चे शांत रहें, बच्चे ध्यान से सुने टीचर की बात। और इंक्लूसिव एजुकेशन का कि आजकल की जो परिपाटी है, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से ही चलना है। यानी कि बच्चा इस तरह का है तो उसको किसी भी तरह का हमें किसी तरह का भी पक्षपात नहीं करना है क्लासरूम में, रिलीजियस वाइज हो या कोई और बात हो या फिर बुद्धि वाइज। हमें अब इंक्लूसिव एजुकेशन का ही प्रोस्पेक्ट को, जो हमारी एक नई एक नीति है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्लासरूम को लेकर चलना है। फिर आ जाते हैं हम सुलमैन्स कंसेप्ट ऑफ, इतना तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम सुलमैन्स, अब आ जाते हैं हम Sullmann's concept of knowledge base। किसकी कॉन्सेप्ट, सुलमैन की कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको जो है हम जो है इसको पढ़ेंगे। अब ली सुलमैन इज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, एंड हैज मेड एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ही इज मोस्ट नोटेबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर पॉपुलराइजिंग द PCK, यानी कि द फ्रेज पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। PCK क्या था इनका इंपॉर्टेंट फ्रेज, PCK। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, इसका ये अर्थ है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, ठीक है। अब ही एम्फसाइज्ड दैट ए टीचर मस्ट नो द सब्जेक्ट मैटर, पढ़ाने का एक्सपीरियंस, पेडागोजिकल कंटेंट यानी कि पेडागोजिकल जो पढ़ाने का तरीका है, क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, टेक्निक्स यूज करनी है ना, वो सब चीजें भी, और सब्जेक्ट की नॉलेज भी, और क्या मतलब वातावरण को मैनेजमेंट भी, ये सब चीजें उनको करनी है। इन्होंने यही बताया है। सुलमैन एंड साइक्स 1986 में डिफाइन करते हैं, ये एक डेफिनेशन देते हैं, वो देते हैं द बॉडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है, द बॉडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, डिवाइसेस, वैल्यूज, कैरेक्टर, परफॉर्मेंस दैट टुगेदर कंस्टिट्यूट द एबिलिटी टू टीच, है ना। ये सारी चीजें एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, तब उसके अंदर आती है एबिलिटी टू टीच। अकॉर्डिंग टू सुलमैन पेडागोजिकल नॉलेज, अब अकॉर्डिंग टू सुलमैन पेडागोजिकल नॉलेज क्या है, अब ये पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज हो गए, अब खाली पेडागोजिकल नॉलेज क्या है।
पेडागोजिकल नॉलेज क्या है, उनके लिए कुछ उन्हें पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि पेडागोजिकल नॉलेज, है ना, पेडागोजिकल नॉलेज के दिया है उन्होंने। ठीक है, अब पेडागोजिकल नॉलेज क्या है, क्लैरिटी। अब इसको हम पढ़ देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल समझना है। क्लैरिटी अबाउट एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले जो कोई कुछ भी हम कर रहे हैं हमें सबसे पहले उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। फिर टू कीप अबाउट, उसके बाद में हमें नेचर, स्टूडेंट्स के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। फिर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये कॉन्सेप्ट, है ना, टीचर वो एजुकेशन बेस पढ़ा रही हूँ ना, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ नॉलेज बेस ऑफ टीचर कॉन्सेप्ट, है ना, इस तरह से पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल रेफरेंसेस, और जो आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित उदाहरण भी टीचर को देने चाहिए। फिर है एविडेंसेस, है ना, और अप्रोचेस टू डेवलप नॉलेज। अप्रोचेस, जैसे कि मैंने अभी टीचर एजुकेशन में आपको अप्रोचेस बताई थी, एक्जिपोजिटरी, है ना, कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इस तरीके से जैसे मैंने टीचर एजुकेशन में बताई, ऐसे ही सब्जेक्ट से संबंधित हमें अप्रोचेस स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए। फिर है पेडागोजिकल नॉलेज। अब पेडागोजिकल नॉलेज क्या है, पेडागोजिकल नॉलेज बोलेंगे किसको, नॉलेज बोलेंगे किसको, अब इसको बोलेंगे हम पेडागोजिकल नॉलेज, किसी के पेडागोजिकल नॉलेज प्लस कंटेंट नॉलेज इज इक्वल टू नॉलेज बेस। ठीक है, नॉलेज बेस इसको बोलेंगे। अब शूमैन मेंशर्ड, अब एक शब्द और आता है इसमें, ये एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है एक्यूमुलेटेड नॉलेज। अब एक्यूमुलेटेड नॉलेज क्या होती है, इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल बिल्डिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनसाइट्स एंड इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम पीरियड, कि जो समय के साथ साथ जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करते हैं, इंसाइट प्राप्त करते हैं थ्रू क्या, एक्सपीरियंसेस, रिसर्च एंड लर्निंग, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड नॉलेज। अब शूमैन मेंशन्ड ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। ब्रॉड एस्पेक्ट हैं इनके, पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज और पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, तीन चीजें हैं। अब तीन चीजों को हम देख लेते हैं क्या है, और इनको एलाबोरेट बाद में करेंगे तीनों चीजों को। आप पहले ये पढ़ लेते हैं हम। अच्छा, क्या है, इसे कंसेप्चुअलाइजेशन में आ जाती हैं तीनों चीज, पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज और पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ये तीनों किस चीज में आती हैं, शूमैन के कंसेप्चुअलाइजेशन में। शूमैन का जो कंसेप्चुअलाइजेशन है ना, शूमैन का जो कंसेप्चुअलाइजेशन है, जेशन है, इसमें आ जाती हैं तीन चीज आ जाती हैं। तो आती है पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, और एक आ जाती है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ठीक है, तीन इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइजेशन किया था इसको, नॉलेज बेस को तीन आधार पे किया था। पेडागोजी का जनरल नॉलेज अबाउट पेडागोजी, पेडागोजिकल नॉलेज के जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए हमें किन किन स्ट्रेटेजी, इंस्ट्रक्शंस में किन किन स्ट्रेटेजी, टेक्निक्स, टैक्टिक्स का, मेथड्स का यूज करना होता है, उसको बोलते हैं पेडागोजिकल नॉलेज। और कंटेंट नॉलेज, क्या सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, सोशल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, है ना, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। जैसे साइंस में लेबोरेटरी की आवश्यकता पड़ती है, म्यूजिक पढ़ा रहे हैं, म्यूजिक पढ़ा रहे हैं तो म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से पेडागोजिकल कंटेंट की, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में क्या है कि हमें युक्तियों का भी पता लग गया, इसमें कंटेंट का भी पता लग गया, हमने बिल्कुल राइट वे में, राइट तरीके से पढ़ाया, सारी नॉलेज लेकर के राइट वे में, राइट कंटेंट राइट वे में और राइट तरीके से उनको पढ़ाया, इसको बोलते हैं हम पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। आप जो है मॉडल्स ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, एक और इसमें टॉपिक है, देख लेते हैं इसको भी हम।
ये है मॉडल्स ऑफ pedagogical reasoning। मॉडल्स ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग। तो ये क्या होती है स्टूडेंट्स? मॉडल्स ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग। तो सबसे पहले इसमें है 7 स्पेसिफिक नॉलेज बेस हैं, 7 स्पेसिफिक नॉलेज बेस, इनको क्या कहते हैं हम? मॉडल, है ना। 7 स्पेसिफिक नॉलेज बेस हैं, उनको हमने कह दिया मॉडल्स ऑफ रीजनिंग, मॉडल्स ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, इनको हमने ये कह दिया है। अब कौन से हैं? सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं चीज को, सबसे पहले आ जाएगा आपका कंटेंट नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, ठीक है। फिर आ जाएगा दूसरा आपका जनरल पेडागोजिकल नॉलेज, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका करिकुलम, फिर आपका आ जाएगा पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, फिर आ जाएगा आपका लर्नर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आ जाएगी आपकी नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, फिर आ जाएगा आपका नॉलेज ऑफ फिलोसफी एंड हिस्टोरिकल, नॉलेज ऑफ 7 है आपका नॉलेज ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिलोसफी एंड हिस्टोरिकल वैल्यू, ये हो जाएगा आपका। तो स्पेसिफिक नॉलेज बेस में क्या आ जाएगा? कंटेंट नॉलेज, पाठ्य वस्तु का ज्ञान टीचर को होना चाहिए। पाठ्य वस्तु जो पढ़ा रहा है, जो पाठ्य वस्तु जो पढ़ानी है उसका ज्ञान, सिंपल सा हो गया। और जनरल पेडागोजिकल नॉलेज की सब में एक पेडागोजिकल नॉलेज की सब में एक जो है पॉइंटर होता है, सब में एक बोर्ड होता है, लिखना होता है, बोर्ड पे समझाना होता है, डस्ट, ये सब चीज़ों का यूज़ करना होता है, लेक्चर से पढ़ाया जाता है। कुछ होते हैं जो बेसिक्स, जो हर टीचिंग में काम आते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं जो हर कोई भी टीचिंग हो उसी में उस चीज़ों का हमें यूज़ करना होता है। जैसे बोलना होता है, बोलना सभी टीचर में, सभी एक्टिविटी में हमें लेक्चर हल्का फुल्का बोलना तो पड़ता ही है, लेक्चर देते ही हैं, है ना। तो जनरल पेडागोजिकल नॉलेज किस तरह से शिक्षण करना, कार्य करना है, जनरल नॉलेज, स्पेसिफिकली जनरल हो गई। और एक करिकुलम, पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए कि कक्षा 12 का पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये भी मालूम, मान लीजिए हमारा संस्कृत सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अलावा भी हमें सारे सब्जेक्ट का मालूम होना चाहिए, है ना। और भी सब्जेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम की नॉलेज होनी चाहिए, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज या टीचिंग नॉलेज, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाने के लिए कैसे कैसे हमें पढ़ाना चाहिए, क्या क्या हमें पूछना है, क्या किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, किस तरह से हमें लिख के बताना है, किस तरह की व्याख्या करनी है, एक एक पद की व्याख्या करनी है, इस तरीके से उन्हें बताना है। लर्नर एंड देयर कैरेक्टर। और हमें जब भी हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमें जब तक बच्चों के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम तो नहीं पढ़ा सकते अच्छे से, है ना। जब बच्चे की जानकारी होगी हमें तभी अच्छे से पढ़ा सकते हैं। नॉलेज ऑफ एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, और एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ का क्या बेनिफिट है, क्या उद्देश्य है कि एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बेनिफिट करेंगे ये टीचिंग, इस जरूरी नॉलेज का हमें होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ एम, ऑब्जेक्टिव, पर्पज ऑफ फिलोसफी एंड हिस्टोरिकल वैल्यू, और इस जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल वैल्यू क्या है, इस सब का भी ज्ञान हम नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन में करते हैं।
अब आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक अब इसका एक हल्का सा उदाहरण है, बहुत ही नॉर्मल सा उदाहरण है, सिंपल सा उदाहरण है, उससे आप पूरा पेडागोजिकल कंटेंट ये क्या मैं बता रही हूँ ये समझ में आ जाएगा आपके। फॉर एग्जाम्पल, ए टीचर शुड नो व्हेन टू यूज डेमोन्स्ट्रेशन, when to use demonstration, when to use lecture method, when to use laboratory, है ना, laboratory room method। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट टीचर, अब स्पोर्ट टीचर है, पीटीआई होते हैं, स्पोर्ट टीचर होते हैं, वो कहाँ उनके लिए चाहिए होगा पूरा बाहर का मैदान, वहीं तो कराएंगे वो जो भी कराएंगे स्टूडेंट से। जैसे बी पीरियड में, एम पीरियड में क्या अगर बाहर के वातावरण की जो बाहर के जो है मैदान की आवश्यकता पड़ती है ना, बी पीरियड खेल के संबंधित सारी पढ़ाई है ना। और जैसे मान लीजिए म्यूजिक टीचर है, अब इंस्ट्रूमेंट बजा के बताएगा, म्यूजिक टीचर इंस्ट्रूमेंट दिखा के बताएगा। ऐसे तो नहीं लेक्चर में से इंस्ट्रूमेंट क्या बजा देंगे, कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना, उनको दिखाना पड़ेगा और बजा के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 10 PCK मीन्स पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, मीन्स ए राइट टीचिंग मेथड फॉर टीचिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दिस इज द, इसका जो निचोड़ ये है जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। मॉडल्स ऑफ पेडागोजी रीजन, अब एक और चीज है इसमें, अब एक और चीज है इसमें, 2 शब्द और है इंपॉर्टेंट। अब है मॉडल्स ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग कंप्राइजेस ऑफ, ये मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, किस तरीके से हम पेडागोजिकल रीजनिंग तरीके से हम इसको तार्किक रूप से हम कैसे इसको मान सकते हैं, ये है। सबसे पहले हम क्या करें, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या, कॉम्प्रिहेंशन क्या मतलब है, समझना। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ होता है ना, क्या समझना, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, whom टू टीच, इनका हमें मालूम होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, और अंडरस्टैंड करना उसको जो हम पढ़ा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, कंटेंट नॉलेज को इस रूप में डाला जाए कि उसे इजीली पढ़ाया जा सके। ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी सब्जेक्ट को कितनी इजीली ट्रांसफॉर्म करके हम बच्चों तक ले आ सकते हैं, जिससे कि बच्चे को आराम से वो पढ़ सके। फिर है इंस्ट्रक्शन। अब क्या स्ट्रेटेजी है, मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें लेक्चर देना है, अगला टॉपिक है जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन करना है, तीसरा टॉपिक है जिसमें हमें मॉडल दिखाना है, चौथा टॉपिक है जिसमें हमें चार्ट दिखाना है, पांचवा टॉपिक है जिसमें हमें एक उसमें ही कुछ बनाना है, मतलब कि जैसे कोई प्रारूप बनाना है, किसी तरह का ड्राइंग बनानी है किसी तरह की। तो इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन देने की विधि का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अब इवेल्यूशन, अब जैसा सब्जेक्ट वैसा ही इवेल्यूशन है ना। जैसा एक तो नॉर्मल हो गया, होते ही इवेल्यूशन, लेकिन एक जैसा सब्जेक्ट वैसा ही, जिसे किसी में थ्योरी के इवोल्यूशन होता है, किसी में प्रैक्टिकल भी होता है ना, इस तरीके से। तो इट रेफर्स टू वेरियस टाइप ऑफ असेसमेंट ऑफ इवोल्यूशन, डायग्नोसिस, निदान की बच्चों की कहाँ परेशानी है उससे संबंधित असेसमेंट, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट, जो परीक्षा जो पूरे साल के एंड में होता है, समेटिव। रिफ्लेक्शन क्या है, अब रिफ्लेक्शन का भी ज्ञान होना चाहिए टीचर को। रिफ्लेक्शन का ज्ञान कैसे, रिफ्लेक्शन का ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि जो मान लीजिए मैंने टीचर आज आपको लेक्चर दे रही हूँ, है ना, अब मैं लेक्चर तो मैंने दे दिया, अब मुझे जानना है कि मैंने कैसे पढ़ाया है। तो मुझे पता कैसे लगेगा, मुझे पता लगेगा आपकी लाइक से, आपके सजेशन से, आपके कमेंट से मुझे मालूम हो कि मैंने कैसे पढ़ाया, और फिर उसको जो है उनसे पता चलेगा। और कुछ मुझे तुरंत पढ़ाने के बाद जब मैं एनालिसिस करती हूँ तो मुझे पता लगता है कि क्या चीज़ मैंने किस तरीके से पढ़ाई, मुझे कैसे और अच्छा सा मैं पढ़ा सकती थी। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन की अपनी जो है, इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिटरमाइन द रीजन फॉर फेलियर एंड सक्सेस इफ द आउटकम्स वर। अगर अब टीचर ने रिफ्लेक्शन अपना तो कर लिया, अब बच्चों को कैसे करना है, बच्चों की फेलियर सक्सेस का रिफ्लेक्शन करना है कि जो अगर बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी टीचिंग मेथड्स में कहीं ना कहीं कमी रही है, पढ़ाने में कमी गई है। तो हमें उन न्यू जो हमारी स्ट्रेटेजी है उनको रिवाइज करना है ना, उनको रिवाइज करना है, जिससे कि बच्चे अगली परीक्षा में और अच्छा सा जो है परफॉर्म करेंगे। एक शब्द और आता है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने पढ़ा था, वो था इसमें ही है नॉलेज
रिपोजिटरी, ये क्या चीज है? नॉलेज रिपोजिटरी। ए नॉलेज रिपोजिटरी इज सेंट्रलाइज्ड सिस्टम डेटाबेस फॉर कैप्चरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इस कलेक्टिव नॉलेज। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव ब्रेन भी इसको बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है इसका स्टूडेंट्स कलेक्टिव ब्रेन। क्या नाम है? कलेक्टिव ब्रेन भी इसको बोलते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव नॉलेज सच एज पॉलिसी, जैसे पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी डिटेल्स। इट सर्व एज ए डायनेमिक आर्चीव और कलेक्टिव ब्रेन। ये मैंने लिख दिया है कलेक्टिव ब्रेन। तो ये जो है उनका संग्रह होता है ना, प्रोसीजर सबका एक रिपोजिटरी जो है संग्रह होता है। डिजिटल भी होती, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन, डिजिटल भी ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता दीजिए। मेरी जो है सब्सक्राइब, मेरा जो वीडियो है सब्सक्राइब कीजिए और जो है लाइक कीजिए स्टूडेंट्स। आपके लाइक से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और अब हम कर लेते हैं अपने PYQs। तो आइए मेरे साथ PYQ करते हैं। जून 2024 के PYQ करते हैं हम स्टूडेंट्स। 10 हमने कर लिए थे, अब 10 के आगे से हम करते हैं। अब 11 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज पर द हंकिंस मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम स्टडीज वाली जो आपकी यूनिट है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है हंकिंस मॉडल। तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। अभी तक मैं तो वहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। तो उसमें जो है पाठ्यक्रम विकास मॉडल के अनुसार निम्न को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। किस तरीके से बनाया जाता है पाठ्यक्रम, इनके अनुसार, हंकिंसन के अनुसार किस तरीके से हमें पाठ्यक्रम को निर्माण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले कंटेंट सिलेक्शन, किस कंटेंट को हम बनाना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर हम करेंगे एक्सपीरियंस सिलेक्शन। हम स्टूडेंट्स को मान लीजिए हमें कंटेंट सिलेक्शन किया कि ये कंटेंट हमें पढ़ाना है। फिर हमने उस चीज़ को स्टूडेंट्स को दी पढ़ने के लिए, तो उन्हें स्टूडेंट्स को ही देंगे, उन्हें उनके हिसाब से तो बनाएंगे कंटेंट। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर दिया हमने। एक्सपीरियंस लिया कि हाँ मतलब कुछ बच्चों एक्सपीरियंस, कुछ बच्चों को देखा पढ़ा के कि हाँ अच्छा है, समझ में आ रहा है। फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन किया, उसके बाद में उसको जो है इवेल्युएशन किया, मूल्यांकन किया, और उसके बाद मेंटेन, तब उसको मेंटेन किया, उसका रख रखाव किया। तो इस तरीके से पाठ्यचर्या विकास डेवलप हम कैसे करते हैं? इस तरीके से हम उसको डेवलप करते हैं पाठ्यचर्या को, है ना, करिकुलम को। अब है 12 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशिंग स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इंक्लूड, है ना। द स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो रिलायबिलिटी में, किसमें रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में इंक्लूड किए जाते हैं। रिलायबिलिटी का एक प्रकार है स्प्लिट हाफ, ठीक है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ये आप पढ़ रहे होंगे, है ना। तो उसमें से ये क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट, अब इनको हमें तरीके से लगाना है, इनको एक क्रम में लगाना है। कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन टू हेल्थ, टेस्ट इज हेल्प, द टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन, द टेस्ट इज स्कोर्ड, सब स्कोर्स आर कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? बताइए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा, हम टेस्ट को क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट, हम विश्वसनीयता कब नापेंगे हम किसी भी टेस्ट की, है ना। टेस्ट देंगे ना, जब टेस्ट बच्चों ने उतनी कंसिस्टेंसी से टेस्ट रिलायबल है तभी तो उसको वो मानेंगे रिलायबल, है ना। तो टेस्ट इज, पहले टेस्ट हमने दिया तो सी है, द टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम करेंगे, दे दिया टेस्ट, उसके बाद हम करेंगे द टेस्ट इज हेल्प, 2 हिस्सों में इसको बांट लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे हम?
द टेस्ट इज कैलकुलेट, फिर करेंगे हम द टेस्ट इज स्कोर्ड, फिर हम उसको जो है स्कोर करेंगे टेस्ट को, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सब स्कोर्स और कैलकुलेट, दोनों भागों के कुल प्राप्त, फिर जब दोनों भाग हमने टेस्ट को स्कोर किया, फिर हम उनको क्या करेंगे, इवेल्युएटेड करेंगे उन दोनों भागों में कौन कौन स्प्लिट हाफ है ना, ये दोनों भागों के मिलाएंगे कि क्या है ना, इसमें कितने आए, इसमें कितने आए। फिर कैलकुलेशन को, फिर उसके बाद में कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन टू भाग, और फिर उन दोनों का कोरिलेशन मिलाएंगे कि दोनों में एक ही जैसा हमारा आंसर आया है या अलग अलग, या रिजल्ट हमारा एक ही जैसा आया है या अलग अलग आया है। तो इसका मतलब तो एक मान लीजिए आधा सही है टेस्ट, आधा हमारा सही नहीं है, और दोनों का इक्वल आया तो इसका मतलब हमारा टेस्ट सही है, ठीक है। और 13 क्वेश्चन के स्टूडेंट्स, क्रिटिकल पेडागोजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क ऑफ, क्रिटिकल पेडागोजीज मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसमें वीडियो भी मैंने बना रखी है, पॉलो फ्रायर की जो पाओलो फ्रेरे हैं उनके मैंने वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो में देखिए, क्वेश्चन आप वहीं से कर लेंगे। बर्नेस्टीन है, इसमें अलेक्जेंडर है, वेगोटिसी है, वायोगत्सी है, अलेक्जेंडर है, बर्नस्टेन है, पाओलो फ्रेरे हैं। तो जो आंसर सही है वो है पाओलो फ्रेरे, ठीक है। पढ़ा भी होगा आपने, जो है आलोचनात्मक जो उनका शिक्षा शास्त्र का उनको जनक माना जाता है, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का उनको जनक माना जाता है पाओलो फ्रेरे को। टॉपिक्स सच एज गेटिंग अलोंग विद अदर्स, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल चेंज एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, डेवलपिंग पर्सनल वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग पीयर स्टेटस, दिस विल गेन एंट्री इनटू करिकुलम थ्रू, ठीक है। जैसे कि टॉपिक्स सच एज गेटिंग अलोंग विद अदर्स, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल चेंज एसोसिएटेड विद प्योरिटी, दूसरों के साथ सामंजस्य बैठाना, यौवनारंभ से जुड़े शारीरिक परिवर्तन को समझना, व्यक्तिगत मूल्य विकसित करना, सहपाठियों की स्थिति समझना। ये जो प्रकरण है ये किससे संबंधित है, 4 सब्जेक्ट एरिया दे रखे हैं। जैसे सब्जेक्ट एरिया अप्रोच, विषय क्षेत्र उपागम, ब्रॉड फील्ड अप्रोच, इमर्जिंग नीड्स अप्रोच, क्योंकि इन जैसे जैसे हमारा समाज डेवलप होता है उसमें नई समस्या डेवलप होता है, चेंजेज आते हैं, डेवलप में भी आते हैं, चेंजेस में ज़्यादा आता है। चेंजेस हमारे अच्छे भी होते हैं, चेंजेस कभी कभी खराब भी होते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं हमारे, इसमें बदलाव होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जब चेंज होंगे तो नीड्स उभर के आती हैं। अब नीड्स उभर के आती हैं तो इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा इमर्जिंग नीड्स अप्रोच, क्योंकि बच्चों से संबंधित समस्याएं हैं, प्रश्न जैसे फिजिकल चेंज एसोसिएटेड, या फिर प्यूबर्टी से संबंधित कोई समस्याएं हैं, है ना, पीयर स्टेटस, तो ये सब किस उसमें आ जाएंगे, हमारी आएंगी इमर्जिंग नीड्स अप्रोच में। और एक नेक्स्ट भी दे रखा है इन्होंने सोशल प्रॉब्लम अप्रोच। तो हमारा जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है सी, इमर्जिंग नीड्स अप्रोच। अरेंज द फॉलोइंग इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्रॉपर सीक्वेंस एज पर हिल्डा टाबा मॉडल्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम स्टडीज के में से 2 क्वेश्चन हो गए आपके। ये पहला क्वेश्चन ये वो था जो हंकिंसन का, और दूसरा ये हो गया आपका हिल्डा टाबा मॉडल्स ऑफ करिकुलम का। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सी है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, डी है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, और ई है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। तो अब इनको हमें क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है, प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। किसी भी समस्या को पहले हम देखेंगे समस्या है कहाँ। क्या कर रहे हैं हम, हिल्डा टाबा के मॉडल ऑफ करिकुलम का मॉडल किस तरीके से तैयार करते हैं, हिल्डा टाबा ने बनाया है ना। तो सबसे पहले आवश्यकताओं का निदान किया हमने, फिर उद्देश्य को, फिर हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर क्या करेंगे उसके बाद हम, फिर अंतर वस्तु या सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट करेंगे। उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। पहले हमने सिलेक्शन कर लिया कंटेंट का, अब हमने सब देख लिया, फिर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फिर फॉर्मुलेशन, और फिर करेंगे हम सी सिलेक्शन ऑफ लर्नर एक्टिविटीज, फिर हम करेंगे विद्यार्थियों के क्रियाकलाप का चयन। तो इस तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस एज पर हिल्डा टाबा's मॉडल ऑफ करिकुलम। सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ नीड्स करेंगे, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ नीड्स कर ली, फिर हमने ऑब्जेक्टिव निर्धारण कर लिया कि यहाँ एक कमी है तो इस ये ऑब्जेक्टिव है हमारा वो, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ, फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट करेंगे कि ये इस पर हमें काम करना है। फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, जगह जगह से जहाँ से हमें चाहिए वहाँ से लेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ लर्नर एक्टिविटीज़, फिर क्या करेंगे हम, सिलेक्शन ऑफ लर्नर एक्टिविटीज़, फिर विद्यार्थी क्रियाकलापों का चयन करेंगे।
यह अंतिम चरण है जहाँ शिक्षक उन गतिविधियों अनुभव का चयन करते हैं जो छात्रों का पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। कि कौन सी क्रियाएं हैं जो छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कौन सी क्रियाएं हैं ऐसी छात्रों की जो उनको मदद करेंगे हमें पाठ्यक्रम को उद्देश्यों को प्राप्त करने में। तो 16 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज फॉर राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल को बनाने के लिए हमें किन किन स्टेप्स का यूज करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम करेंगे बी फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद हम करेंगे राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद हम राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रेमिंग स्टेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फिर क्या करेंगे स्टेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे फ्रेमिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। और फिर क्या करेंगे हम राइटिंग सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक। फिर हम सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक का लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे रिसर्च प्रपोजल को लिखने में चरण क्या क्या हमें यूज करने पड़ेंगे। 17 में है ईच स्कूल शुड बी अटेंडेड बाय ऑल चिल्ड्रन इन द नेबरहुड इररेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट क्रीड यूनिटी रिलीजन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोशल स्टेटस सो दैन देयर इज नो सेग्रेगेशन इन स्कूल। दिस रिकमेंडेशन कैन बी एसोसिएटेड विद प्रत्येक विद्यालय में जाति पंथ समुदाय धर्म आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्तर की स्तर की परवाह किए बिना पड़ोस के सभी बच्चे जाने चाहिए ताकि विद्यालयों का कोई पठ्यक्रम नहीं हो। यह अनुशंसा किससे संबंधित थी तो ये थी कोठारी कमीशन से संबंधित 1964-66 में जो उसमें ठीक है। तो 1966 में जो है कोठारी कमीशन ने ये अनुशंसा की थी। पिक द करेक्ट मैचेस सिंबॉलिक इंटरेक्शन जॉर्ज मीड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म टालकोट पर्सन्स रैशनलिज्म जॉन लॉक एम्पायरिज्म रेनी डेस्केट कार्ड्स सोशलिज्म मार्क्स एंड ईगल्स। तो इसमें सही है हमारे ई ए बी और ई। कौन सा सही होगा इसमें ए बी और ई। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म सिंबॉलिक इंटरेक्शन के प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद जॉर्ज मीड। ये आप सोशलिज्म वाले को उसमें पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ेंगे आप ये है ना। फर्स्ट जॉर्ज मीड वाला उसी में ही है। और जो है फिर आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग टालकोट पर्सन्स ये सही है आपका। और ई सोशलिज्म मार्क्स एंड ईगल्स ये इसके साथ सही है। दो गलत है रैशनलिज्म जॉन लॉक्स और एम्पायरिज्म रेन डेस्कार्ट्स ये गलत हैं ठीक है। सूची ए के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हियरिंग लर्निंग डिसेबिलिटी विजुअल इम्पेयरमेंट। तो हियरिंग से क्या आ जाएगा हियरिंग के सामने आ जाएगा हमारा श्रव्य ओडी। हम क्या यूज़ करेंगे अगर हमारे कान में सुनने में कमी हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे ऑडियो मेटरी यूज़ करेंगे। और दिखाई दे मान लीजिए हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट है तो हम क्या करेंगे टैक्टाइल पाथ है ना टैक्टाइल पाथ यूज़ करेंगे। और लर्निंग डिसेबिलिटीज है तो क्या करेंगे सी का कौन सा होगा फर्स्ट अचीवमेंट पोटेंशियल डिस्क्रिमिनेशन लब्धि संभाव्यता विसंगति है ना। और एक और आ गया आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये किसके सामने आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी IQ लेस देन 70 ये आ जाएगा आपका। डी का आ जाएगा आपका सेकंड ये हो गया ना आपका। अब सी का डी का सेकंड बी का आ गया आपका फोर्थ और ए का आ गया आपको थर्ड IQ लेस देन 70। तो ये आंसर इस तरीके से सही हो गया आपका। ये आंसर सही है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 20th क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे इज इसमें दे रखे हैं ABCD E 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। इनको हमें क्या लगाना है करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले सेंसिमोटर सी का सबसे पहले सी हो जाएगा। द पीरियड ऑफ सेंसिमोटर एडेप्टेशन पहला ये है। और ये पहले पांचों ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। द पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन द पीरियड ऑफ इंट्यूटिव थॉट्स द पीरियड ऑफ सेंसिमोटर एडेप्टेशन द पीरियड ऑफ फॉर्मेटिव ऑपरेशन द डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक एंड प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट्स
तो ये हो गया, अब हो गया आपका सी, द पीरियड ऑफ सेंसोमोटर एडेप्टेशन, ये पहले आ जाएगा आपका। फिर होगा आपका ई हो जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक रूप से पहले सेंसोमोटर सेंसेस यूज की, फिर सिंबॉलिक एंड प्रीकॉन्सेप्चुअल थॉट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका बी, यानी कि द पीरियड ऑफ, फिर विचार संबंध, सहज ज्ञान है ना, सहज ज्ञान हो गया। जैसे बच्चे को हो जाता है सहज ज्ञान कि मम्मियाँ, जैसे कि आप भूख, जैसे कि आसपास मम्मी गुजरी तो कि हाँ मम्मी आ रही है ना, इतना ज्ञान हो जाता है जब बच्चे को, छोटे बच्चे को द पीरियड, उनको इंट्यूशन हो जाता है इस चीज़ का। फिर आ जाते हैं द पीरियड ऑफ, फिर आ जाएगा आपका ए, है ना, द पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस, और फिर आ जाएगा डी, द पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, द पीरियड ऑफ फॉर्मल, औपचारिक संक्रियाओं की फिर औपचारिक तरीके से व्यवहार होने लगता है। तो ये हो गया आपके स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक जो विकास होता है बच्चे का वो किस तरीके से, किन किन स्टेज से गुजरकर होता है। तो इस तरीके से संज्ञानात्मक बच्चे का विकास होता है। तो ये थे आज के PYQ क्वेश्चंस आपके। और स्टूडेंट्स, जो रोज मैं कहती हूँ वही, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी जो वीडियो है उनको लाइक कीजिए, अगर वो लाइक करने लायक है तो लाइक कीजिए, सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ईश्वर करे आप सफल हों, आप अपनी UGC नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिए, ईश्वर करेंगे, ईश्वर करें आप सफल हो, और ईश्वर आपको सफल करेंगे, आवश्यक रूप से करेंगे, जरूर करेंगे। तो बाय बाय।